से स्टार्ट किया था। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के लिए कितने पद्धति डेवलप है? दो। कौन कौन जी? एक वो साधारण पद्धति है, साधारण पद्धति, और दूसरा दूसरा है IUPAC पद्धति, है ना। तो यहाँ पे साधारण पद्धति जो था, पहले साधारण पद्धति ही था, लेकिन देखा गया कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिस कारण से सभी देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक महासम्मेलन किया। उस महासम्मेलन के दौरान क्या एक नया पद्धति का विकास किया गया, जिस पद्धति का नाम क्या है? क्या नाम है जी? IUPAC पद्धति, है ना। इस पद्धति में अगर बात किया जाए तो इस पद्धति में जटिल से जटिल कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है ना। अगर इसका बात किया जाए तो इसका पूरा नाम क्या होता है? बोलिए। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री, है ना जी। अब देखिए साधारण पद्धति क्या होता है। साधारण पद्धति क्या होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक हो गया और उसकी उत्पत्ति का जो स्रोत होता है, जिससे उसकी उत्पत्ति होती है, उसी के नाम पर इसका नामकरण। जैसे क्या आप बताइएगा, चींटी के डंक और चींटी के डंक से किसकी उत्पत्ति होती है? जैसे हम लोग देखते हैं C6H5OH फॉर्मिक अम्ल। कौन सा जी? फॉर्मिक अम्ल। अब बताइए तो क्या कार्बनिक यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक की अगर बात किया जाता है तो कार्बनिक यौगिक किसे बोला जाता है? अभी बताइए। और कार्बनिक यौगिक किसे बोला जाता है? तो कार्बनिक यौगिक बोला जाता है कि जिसमें कार्बन होता है तथा उसके व्युत्पन्न होता है। कार्बन तथा व्युत्पन्न। अब व्युत्पन्न के रूप में क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या बोलिए सल्फर, फास्फोरस होता है ना जी, या हैलोजन यानी कौन सा? वर्ग 17 के तत्व हैलोजन, है ना जी। हैलोजन समूह को वर्ग 17 के तत्व भी बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, और क्या बात समझ रहे हैं? ये आता है, ठीक है। अब देखिए बोलता है कि कार्बन तथा उसकी व्युत्पन्न, कार्बन हो और उसके व्युत्पन्न हो। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या है फॉर्मिक अम्ल, जो फॉर्मिक अम्ल है जिसका अनुसूत्र कितना है? C6H5OH। अब देखिएगा तो में क्या है? कार्बन है, और कौन है? हाइड्रोजन है, और कौन है? ऑक्सीजन है। दिख रहा है? तो इसमें क्या भाई कार्बन हो ही गया और दो गो व्युत्पन्न हो गया है में से क्या? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम आपको बताते हैं कि कार्बनिक यौगिक किसे बोला जाता है? तो कार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों से बने हुए यौगिक को क्या बोला जाता है? कार्बनिक यौगिक, है ना। अब कार्बनिक यौगिक में जिसमें कार्बन का होना अति आवश्यक होता है, और कोई तत्व हो या ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लेते हैं कि कार्बन ना हो और हाइड्रोजन हो, जैसे NH3। अब बताइए तो क्या कार्बनिक यौगिक है? नहीं। कार्बनिक यौगिक कहिएगा? नहीं कहिएगा, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के लिए क्या जरूरत होता है? कार्बन के होना अति आवश्यक होता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि वो कार्बन यदि ना रहे ना, कार्बन नहीं रहता है, तो इसको हम लोग कार्बनिक यौगिक नहीं बोलते हैं। अब देखिए कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा प्रभाव है। जैसे जितने भी विटामिन होते हैं, अम्ल भी होते हैं, कुछ अम्ल होते हैं जिसमें कार्बनिक यौगिक, जैसे एसिटिक अम्ल नाम सुने हैं, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल नाम सुने हैं। तो यह सब क्या होता है? वो कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। अब कार्बनिक यौगिक पहले जो प्राचीन काल में, मतलब कुछ समय पहले, जो साधारण कुछ शब्द गिनती में जो कार्बनिक यौगिक था, तो उसको हम लोग किस पद्धति द्वारा नामकरण कर देते थे?
और साधारण पत्ती में होता क्या, साधारण पत्ती में क्या होता है? और साधारण पत्ती में ये होता है कि कोई कार्बनिक यौगिक किस चीज से उत्पत्ति उसका हुआ है, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर उसका नाम किया जाता था। जिस चीज के उससे जिसका उत्पत्ति हुआ है उसी के नाम पे उसका नाम पड़ता था। मानते हैं सपोज कि कोई पदार्थ को हम इस बॉक्स में से निकालें, ठीक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत सारा पदार्थ रखा गया है और इस बॉक्स का नाम ले लेते हैं ए, ठीक है, ए बी सी डी। अब मानते हैं सपोज ये बॉक्स का नाम है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर सभी पदार्थ रखा है, कुछ पदार्थ है। अब इस पदार्थ इसमें से कौन पदार्थ को बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, इसमें से बाहर निकाल के मान लेते हैं एक्स कोई है, तो एक नाम पड़ेगा ना, तो यही से रिलेटेड है जो ना, एकड़े नाम के आधार पर एकड़ो नाम पड़ेगा। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि इस पत्ती के अंतर्गत कोई नया कार्बनिक यौगिक बनता था तो उस कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होता था उसका नामकरण किसके आधार पे होता था जी? उत्पत्ति के स्रोत पे, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पे होता था। मतलब जिस चीज से सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब जिस चीज से उसकी उत्पत्ति हुई है उसी के आधार पर उसका नाम पड़ता था। माना तो है में से है निकल गया, ठीक है, ये बॉक्स में से हेकड़ा के निकाल दिया गया। अब बताइए हेकर नाम कौन के आधार पर पड़ेगा? हेकड़ा नाम पे। हेकर नाम किसके आधार पर पड़ेगा? इसके नाम पे। बात समझ रहे? इसके नाम किसके आधार पर पड़ेगा? इसका। बात समझ में आई? अब क्या हुआ, समय बीतता गया तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या में वृद्धि होती गई दिन प्रतिदिन। पहले गिना था कार्बनिक यौगिक 10, 15, 20 ऐसा ही गिन के रखा गया था। मान लो तो कौन का अथी में प्रयोगशाला में रख दिया गया, ठीक है, लैब में रख दिया गया, कहता ना, तो 10 को 15 को गिन के रखा गया था। अब उत्पत्ति होता गया वही में रखा गया। पहले 15 को था, सपोर्ट 15 को था, अब वो में रख दिया गया। 2 और खोज हो गया तो 17 हो गया, 2 और खोज हो गया तो कितना हो गया? वही 5 हो गए, 5, 10, 15, 20 दिन प्रतिदिन क्या होता गया? उसकी वृद्धि होती गई। और जब वृद्धि होती गई तो उसके नामकरण में क्या हुआ? समस्या उत्पन्न हुआ। और जब नामकरण में समस्या उत्पन्न हुआ तो क्या किया गया? सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक महासम्मेलन किए और उस महासम्मेलन के दौरान एक नया पत्ती का निर्माण किया गया, जिस पत्ती का नाम क्या दिया गया जी? IUPAC पत्ती। अब देखिए IUPAC पत्ती में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस तरह से होता है, जरा हम इस पे केयर किया जाएगा कि वो IUPAC पत्ती में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस तरह से किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण से पहले हम लोग को याद रखना होता है कार्बन की गिनती। क्या जी? किसकी गिनती? कार्बन की गिनती, है ना जी? गिनती। बताओ, कार्बन जब एक होता है तो इसको क्या बोला जाता है? मेथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेथ या मीथ, मेथ या मीथ। जब कार्बन 2 हो तो इसको क्या बोला जाता है? C2। क्या बोला जाता है? ईथ। क्या बोला जाता है जी? ईथ। कार्बन जब 3 हो तो क्या बोला जाता है? प्रोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोप। जब कार्बन 4 होता है तो इसे क्या बोला जाता है? ब्यूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? ब्यूट। जब कार्बन 5 हो तो इसको क्या बोला जाता है? पेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेंट। जब कार्बन 6 हो तो इसको क्या बोला जाता है? हेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेक्स बोला जाता है, ठीक है। जब का कितना हो जी? जब 7 होता है, कार्बन 7, तो इसको क्या बोला जाता है? हेप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेप्ट। जब कार्बन 8 होता है तो इसे क्या बोला जाता है? क्या? ऑक्ट। क्या जी? ऑक्ट। जब कार्बन 9 हो तो इसे क्या बोला जाता है? नॉन। क्या? नॉन। जब कार्बन 10 हो तो इसे डेक। क्या जी? डेक। जब कार्बन 11 होता है तो इसे ऑन डेक। क्या जी? ऑन डेक, ठीक है, ऑन डेक। जब कार्बन 12 होता है इसे डू डेक। क्या? डू डेक, डू डेक। जब कार्बन 13 होता है तो ट्राई। क्या जी? ट्राई डेक। जब कार्बन 14 हो तो इसे टेट्रा। क्या? टेट्रा डेक। कार्बन 15 हो तो पेंटा डेक। कार्बन 16 हेक्सा
हेक्साडेक। कार्बन 17 हो तो हेप्टाडेक। कार्बन 18 हो तो ऑक्टाडेक। क्या जी? ऑक्टाडेक। कार्बन 19 हो तो नोनाडेक। कार्बन 20 हो तो कार्बन 20 कॉस। क्या जी? कॉस। ठीक है, कॉस। और जब वो कार्बन 21 हो तो ऑन कॉस, है ना। और जब कार्बन 22 हो तो डू कॉस, है ना जी, डू कॉस। अब देखिए फिर रिपीटेशन होता चलेगा इस यहाँ से। जैसे हम लोग 1 के लिए ऑन लगा देते हैं, 2 के लिए क्या लगाते हैं? डू लगा देते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए ऑक्टा, है ना, 9 के लिए, 8 के लिए, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए, 10 के लिए। अब देखिए, अब 10 देखिए हमेशा चेंजिंग होता है कहाँ है? 10 के ऊपर। जहाँ भी 10 आ जाएगा ना वहाँ पे चेंजिंग होना संभव हो जाता है। कार्बन की गिनती देखिए, जब जैसे जैसे 10 आता है ना, 10 के बॉर्डर, वहाँ पे नाम उसका बदल जाता है। ठीक है, लेकिन 1 के लिए आप समझ ही रहे हैं, अगर एक ऐसे देखा जाता है तो कार्बन में 1 के लिए अक्सर का ऐसे चेंजिंग करके बोला जाता है। जब 1 रहता है तो मोनो बोला जाता है, याद है आप लोगों को? मोनो या ऑन भी बोला जाता है। ठीक है, जब 2 रहता है तो इसको डू भी, डाई भी या बाई भी ऐसे बोला जाता है ना। और जब 3 रहता है तो इसको क्या बोला जाता है? ट्राई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्राई। जब 4 आता है तो इसको क्या बोला जाता है? टेट्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेट्रा। 5 रहता है तो इसको क्या बोला जाता है? पेंटा बोला जाता है। ठीक है, जब 6 रहता है तो इसको हेक्सा बोला जाता है, हेक्सा। जब 7 होता है तो हेप्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेप्टा। जब 8 होता है तो ऑक्टा, ऑक्टा। जब 9 हो तो नोना, है ना, नोना। और जब 10 हो तो डेका। ऐसे आगे चलता चेंजिंग होता रहता है ना। तो इसमें जरूरत होता है इसकी गिनती। जैसे देखिए IUPAC पत्ती के अंतर्गत, है ना जी, IUPAC पत्ती के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। और थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। जैसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण में पहले सबसे पहले क्या किया जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले मेन चेन का सिलेक्शन किया जाता है। किसका जी? मेन चेन। सबसे पहले मेन चेन यानी MC का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है, किया जाता है। और MC वही होता है जिसमें कार्बन की अधिक संख्या हो, अधिक संख्या हो। ठीक है, देखिए इसमें अब हम लोग MC का सिलेक्शन करेंगे। देखिए इधर इसमें MC था, यही है ना जी, MC का सिलेक्शन हो गया। इसमें देखिए तो MC कौन है, किधर से? इधर से अगर सीधे जाते हैं हम लोग, सीधे जाएंगे तो क्या 1 2 3 4 5 को मिलेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे जाते हैं, ये इतना दूर आते हैं तो 1 2 3 4 मिल रहा है। ठीक है, इधर से अगर आ जाए तो कितना मिलेगा? 1 2 3 4। तो जाना का कौन उचित रहेगा? सीधे, है ना जी, सीधे जाएंगे। ठीक, क्या तो ये इसमें MC ये हो गया, MC मेन चेन का सिलेक्शन, ये में MC हो गया, इसमें ये MC हो गया। ठीक, अब देखिए MC का सिलेक्शन हो गया। इसमें देखिए इसमें MC का सिलेक्शन कीजिए।
बताइए सीधे अगर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 मिल रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसे घूम जाए 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, तो इधर अधिक से अधिक संख्या मिल रहा है। कार्बन की संख्या जिधर अधिक मिलेगा वो वही MC हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जिधर कार्बन की संख्या अधिक होगा वो क्या होगा? MC। आज इधर मतलब बाकी सब जौन होगा वो सब क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। क्या होगा? BC मतलब ब्रांच चेन होगा। क्या होगा जी? ब्रांच चेन। क्या? ब्रांच चेन, है ना। ब्रांच चेन मतलब जौन है ये एक प्रकार के वृक्ष होता है, डाली की काम कर रहा है, डाली का, तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्रांच चेन होगा और ये MC मेन चेन होगा, ये मेन चेन होगा। इसमें देखिए तो मेन चेन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या? तो BC के काम कर रहा है, BC के काम कर रहा है, डाली के काम कर रहा है। सीधे एगो वृक्ष हो गया, हैंगा ऐसे, ठीक है, डाली के काम कर रहा है। उसी तरह से इसमें देखिएगा तो मेन चेन का सिलेक्शन एकदम बिल्कुल है, सीधे हो रहा है क्या? ये MC हो जा रहा है। बाकी सब क्या होगा? BC होगा। ये क्या होगा? BC होगा, ठीक है, BC होगा, BC हो गया। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, MC का सिलेक्शन करने के बाद अब क्या किया जाता है? अब गिनती लिखा जाता है। गिनती उधर से लिखा जाता है जिधर से BC जल्दी प्राप्त हो जाए। BC मतलब BC यानी ब्रांच चेन। अब बताइए इसमें किधर से काउंटिंग किया जाए? इसमें तो किधर से कर सकते हैं, मैं तो BC है ही नहीं, कर सकते हैं ना। अरे एक इधर से लिखिए, चाहे 1 2 3 ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ब्रांच चेन है ही नहीं, कहीं से भी लिख सकते हैं। अब देखिए तब BC हमें BC है, ब्रांच चेन इसमें है, तब सोचना पड़ता है कि आगे गिनती किधर से करे। इधर से 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे कि 5 लिखे, किधर से लिखना शुरू करे, किधर से लिखा जाए? दोनों साइड से देखा जा रहा है तो बराबर है ना, तो किधर से भी लिख सकते हैं, है ना। तो BC देखिए। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में है स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग किसका सिलेक्शन करते हैं जी? किसका सिलेक्शन होता है? MC का, है ना। स्टेप नंबर सेकेंड में BC का, BC यानी ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? ब्रांच, ठीक है, ब्रांच चेन की चयन करते हैं, ठीक है। जब किसका चयन हो जाए? ब्रांच चेन का हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम लोग देखते हैं काउंटिंग लिखते हैं। क्या? कार्बन की गिनती, कार्बन की गिनती की जाती है, गिनती की जाती है, की जाती है। और कार्बन की गिनती उसी ओर से होता है जिस और BC जल्द प्राप्त हो, ठीक है। अब देखिए हमें, देखिए तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, तो हमें तो BC है ही नहीं। अब किधर से लिख सकते हैं? लिखे नहीं भी लिख सकते हैं, एक छोड़ भी देंगे, नंबर नहीं देंगे। बट MA देखिए, इसमें देखिए BC है, देख रहे हैं ना, BC है ना। अब BC है तो सोचिए किधर से काउंटिंग किया जाए, किधर से किया जाए, किधर से, लेफ्ट या राइट? BC है, ठीक है। अब देखिए इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 है, इधर 3 पे मिल रहा है। इधर से कीजिए 1 2 3 पे मिल रहा है, तो हम किधर से कर सकते हैं? या तो इधर से, नहीं तो उधर से। हम लोग करना ये है कि BC जल्द प्राप्त हो। जैसे इस पे आइए, ठीक है ना, काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3 नंबर पर प्राप्त हो जा रहा है। अरे नीचे से जाइएगा तो BC देखिए कितना नंबर पर मिल रहा है? 3 नंबर पर। लेकिन हमें आइए 1 2 3 4 कितना नंबर पर मिल रहा है? तो हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे? नीचे से या उधर से? नीचे से। तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? तो BC का जब भी कार्बन की गिनती की जाती है तो किधर से किया जाता है? कार्बन की गिनती किधर से किया जाता है? जिधर से BC जल्द प्राप्त हो, ब्रांच चेन जल्द मिले हमें। तो बताइए जैसे इसमें ही देखिए किधर से काउंटिंग करेंगे? नीचे से या इस साइड से?
नीचे से देख रहे हैं 1 2 3 नंबर पर मिल रहा है, इधर से ये पड़ेगा 1 2 3 4 नंबर पर मिल रहा है, तो 3 नंबर ही जल्दी लेना जरूरी होता है ना। तब देखिए अब इसमें देखिए, इसमें बीसी का सिलेक्शन कीजिए। अब बताइए किधर से काउंटिंग किया जाए, देख रहे हैं तो है ना उसे 1 2, इधर से भी देख रहे हैं 1 2 नंबर पे है ना। तब किधर से काउंटिंग कर सकते हैं, या तो इधर से नहीं तो उधर से। बताइए किधर से किया जाए, इधर से किया जाए। अब देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, या इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 है ना। अब देखना ये होता है ना कि अब ये में पहले कौन लिखाएगा, हाँ ये ब्रोमीन है, ये है क्लोरीन। अब ब्रोमीन क्लोरीन में कौन पहले हो जाता है, बताइए ABCD में, ABCD में पहले कौन आता है, ए आता है और डी बाद में आता है ना, लास्ट में आता है। उसी तरह से देखिए हाई ब्रोमो होगा, ब्रोमो हो गया, ठीक है, हाई क्लोरो हो गया, तब ब्रोमो के लिए बी और क्लोरो के लिए सी। तब बताइए कौन पहले आएगा, तब पहले नामकरण किसका होगा। अब देखिए हेकर नाम क्या होगा। अब बताइए हमें काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4, बताइए कितना है 4। तो एकर नामकरण कितना बताइए, तो 4 गो। 4 जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो क्या बोला जाता है, ब्यूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्यूट। अब बताइए हमें कौन सा बंधन है, सिंगल बॉन्ड, तो एकर नाम क्या पड़ेगा, ब्यूटेन। क्या नाम पड़ा इसका, देखिए हे कंपाउंड जो है ना, तो IUPAC पत्ती में एकर नाम पड़ गया क्या, ब्यूटेन। क्या नाम पड़ा, ब्यूटेन। अब आइए इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या हुआ, हम देखिए जब भी IUPAC पत्ती में लिखा जाता है तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बीच में होता है MC, शुरू में होता है बाबू क्या, तो जैसे रूट वर्ड लिखा जाता है तो रूट वर्ड लिखते समय हम लोग कितने बातों को ध्यान में देना होता है, 3। इसमें 3 शब्द अक्सर देखने को मिलता है। रूट वर्ड में देखिएगा ज्वाइंट रहता है, बीच में रहता है मेन वर्ड, मेन वर्ड है ना जी, मेन वर्ड। अब इसी में क्या होता है कि शुरू में जो लगता है के प्रीफिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स बोलते हैं। और जो लास्ट में लगता है उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफिक्स। सिमिलरली इसमें भी जौन बीच में रहता है ओकरा के MC बोला जाता है, अधिक कार्बन के गिनती, ठीक है। और जौन शुरू में रहता है, देखिए शुरू में कौन कौन रहता है, तो शुरू में रहता है R मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। R मतलब क्या, किसको व्यक्त करता है, देखो सिंगल बॉन्ड R जब व्यक्त किया जाता है इसका मतलब होता है एल्काइल। क्या, एल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CnH2n +1, ये होता है CnH2n +1, ठीक है। तो शुरू में ये रहता है, ठीक है, प्रत्यय के रूप में रहता है। या इसके अलावा जानिए, इसके अलावा इसमें कौन रहता है, देखिए सिंगल बॉन्ड R, या इसके अलावा देखिए इसमें रहता है क्या है, तो हाँ शुरू में रहता है हैलोजन, वर्ग 17 के तत्व, ठीक है। हमें क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन, आयोडीन, बात समझ रहे हैं, ये सब रहता है इसमें। और उसके बाद MC के बाद है साइड में जो आता है ना लास्ट में, इसमें वो होता है क्या, इसको सफिक्स का नाम दिया जाए तो सफिक्स के रूप में आता है FG। क्या, FG और बॉन्ड, FG और बॉन्ड। और बॉन्ड के रूप में कौन, तो सिंगल बॉन्ड रहता है। कौन बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आया क्या, तो इधर ध्यान दो। IUPAC पत्ती के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है ना, वह किस तरह से होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि यही कंपाउंड मिला है, तो क्या CH3 CH2 CH3 कोई कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि उसी तरह से एक और यहाँ पे मिला हुआ है, एक और लगभग 4 है, ठीक है। और एक नामकरण करना है, तो नामकरण करते समय हम लोग को थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना होता है। जैसे रूट वर्ड होता है, और रूट वर्ड में हम लोगों को देखने को मिलता है क्या है कि रूट वर्ड में एक मेन वर्ड होता है, और जो शुरू में जोड़ता है ना वर्ड, जो भी जुड़ता है शुरू में ओकरा क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स, और लास्ट में जो जुड़ता है सफिक्स। उसी तरह से कार्बनिक यौगिक, IUPAC पत्ती में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय बीच में होता है MC मतलब मेन चेन। क्या,
आज शुरू में वो क्या रहता है सिंगल बॉन्ड आर। देखिए सिंगल बॉन्ड आर मतलब ये हुआ ना, ये बताता है एल्काइल। कौन सा समूह? एल्काइल समूह। एल्काइल समूह का सामान्य सूत्र होता है और सिंगल बॉन्ड CnH2n+1 ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को देखने का हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या रह सकता है X। X मतलब ये हाइड्रोजन समूह, वर्ग 17 के तत्व। अब देखिए वर्ग 17 के तत्व होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये वर्ग 17 के तत्व है। उसके बाद वो क्या लास्ट में क्या रहता है Fg रहता है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह। जैसे इनमें रहता है वो क्या CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, OH क्या एल्काइल होता है, अल्कोहल होता है ना जी। अब क्या COOH एस्टर, ऐसे होता है एस्टर COO। ठीक है, COOH का क्या था कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना। अब बॉन्ड के रूप में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आपको पता है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं सभी कार्बनिक यौगिकों के मध्य कौन सा बंधन होता है? स्वसंयोजिक बंधन। कौन सा? स्वसंयोजिक बंधन जो होता है 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है कि नहीं? एकल बंधन, द्विकल बंधन और त्रिकल बंधन। तो देखिए तो यहां ध्यान दीजिएगा, IUPAC पत्ती के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मेन चेन यानी MC का सिलेक्शन करते हैं। किसका सिलेक्शन? MC मतलब MC वही होता है जौना में सबसे अधिक कार्बन हो, जौना में कार्बन की संख्या सबसे अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? MC बोलते हैं। उसके बाद वो BC का सिलेक्शन करते हैं, ब्रांच, जिसमें कार्बन की संख्या कम होता है चाहे अन्य चीज होता है। BC के रूप में वो ये सब हो सकता है। बात समझ रहे हैं? BC के रूप में रहता है, सब टोटल BC है। BC होता है, BC होता है। ठीक है, एक के BC बोला जाता है। अब BC ब्रांच चेन के रूप में क्या रहता है? एल्काइल समूह रहता है ना तो हैलोजन समूह, एल्काइल समूह ना तो हैलोजन समूह। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, काउंटिंग देखते हैं कि इधर से 4 गो होता है, 1 2 3 4 कर दिया। ठीक है, अब एक 4 का C4 रहता है तो ब्यूट बोला जाता है। अब देख रहे हैं कि में कौन सा बंधन है। सिंगल बॉन्ड के लिए वो क्या प्रत्यय लगता है? देखिए सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसमें N लगता है, क्या लगता है? डबल बॉन्ड रहता है वो क्या लगता है? इन लगता है, क्या लगता है? ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो क्या लगता है? आइन लगता है, क्या लगता है? ये प्रत्यय के रूप में रहता है जो लास्ट में लगता है। बात समझ रहे हैं? बॉन्ड के रूप में जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हमें पीछे क्या लगाइएगा? एन लगाइएगा, क्या लगाइएगा? एन। जब डबल बॉन्ड होगा तो क्या लगाइएगा? इन लगाइएगा। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाइएगा? आइन लगाइएगा, क्या लगाइएगा? आई। बात समझ में आया? अब देखिए अभी हम लोग केवल सिंगल बॉन्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे एक नामकरण देखिए, मेन चेन का सिलेक्शन करके ब्यूटेन लिख दिए और ध्यान देना है इस पे, इसका नामकरण करना है। आइए, इतना आसान नहीं है कार्बनिक यौगिक को सीख लेना, नामकरण थोड़ा इसका फास्ट होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हम लोग कार्बनिक यौगिक, ठीक है, MC का सिलेक्शन कर लिए, BC का। अब एक नामकरण करना है। देखिए पहले क्या कहता है? पहले क्या कहता है? हमें से कौन हो एक तो देख रहे हैं कि हई समूह के है। देखिए तो हमें कार्बन एगो है, हाइड्रोजन 3 गो है। जब कार्बन एगो, हाइड्रोजन 3 गो तो का दुगुना से एगो अधिक है, और जब दुगुना से एगो अधिक है तो एक मिथाइल बोला जाता है। और CH3 को क्या बोला जाता है? मिथाइल बोला जाता है। CH3 को मिथाइल, क्या जे? मिथाइल। सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 को क्या बोला जाता है? इथाइल बोला जाता है। सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और CH3 को क्या बोला जाता है? प्रोपाइल बोला जाता है। बात समझ रहे हैं? क्या बोला जाता है? प्रोपाइल। ठीक है, अब देखिए इधर तो देख रहे हैं कि कितना नंबर पर है? 3 नंबर पे है। कितना नंबर पर? देखिए 1 2 3 4 5, कितना नंबर पे है? अरे मिथाइल कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे। इधर से दीजिएगा 3 नंबर था, पहले लिखेंगे हम लोग काउंटिंग। तो 3 पे क्या है वो? क्या है? CH3। CH3 को क्या नाम बोला जाता है? तो 3 मिथाइल। क्या जी? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है, चलिए हमें से हो गया क्या? तब ये आर में का सिलेक्शन कर लिया हम लोग, मिथाइल यही में आता है ना हमें मिथाइल। चलिए
उसके बाद इसमें अब देख रहे हैं एक्स कौनो नहीं है, एक्स मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हमें है कौनो नहीं है ना। अब चलिए अब क्या आता है MC। करने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आता है। आज से स्टार्ट किया था। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के लिए कितने पद्धति डेवलप है? 2। कौन कौन जी? एक वो साधारण पद्धति है, साधारण पद्धति, और दूसरा दूसरा है IUPAC पद्धति है ना। तो यहाँ पे साधारण पद्धति जो था, पहले साधारण पद्धति ही था, लेकिन देखा गया कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिस कारण से सभी देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक महासम्मेलन किया। उस महासम्मेलन के दौरान क्या एक नया पद्धति का विकास किया गया, जिस पद्धति का नाम क्या है? क्या नाम है जी? IUPAC पद्धति है ना। इस पद्धति में अगर बात किया जाए तो इस पद्धति में जटिल से जटिल कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है ना। अगर इसका बात किया जाए तो इसका पूरा नाम क्या होता है? बोलिए। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री है ना जी। अब देखिए साधारण पद्धति क्या होता है। साधारण पद्धति क्या होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक हो गया और उसकी उत्पत्ति का जो स्रोत होता है, जिससे उसकी उत्पत्ति होती है, उसी के नाम पर इसका नामकरण। जैसे क्या आप बताइएगा, चींटी के डंक और चींटी के डंक से किसकी उत्पत्ति होती है? जैसे हम लोग देखते हैं C6H5OH फॉर्मिक अम्ल। कौन सा जी? फॉर्मिक अम्ल। अब बताइए तो क्या कार्बनिक यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक की अगर बात किया जाता है तो कार्बनिक यौगिक किससे बोला जाता है?
अभी बताइए। और कार्बनिक यौगिक किसे बोला जाता है? तो कार्बनिक यौगिक बोला जाता है कि जिसमें कार्बन होता है तथा उसके व्युत्पन्न होता है। कार्बन तथा उसके व्युत्पन्न, कार्बन तथा व्युत्पन्न। अब व्युत्पन्न के रूप में क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या बोलिए सल्फर, फास्फोरस होता है ना जी, या हैलोजन। हैलोजन यानी कौन सा? वर्ग 17 के तत्व हैलोजन है ना जी। हैलोजन समूह, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह को वर्ग 17 के तत्व भी बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, और क्या बात समझ रहे हैं? ये आता है, ठीक है। अब देखिए बोलता है कि कार्बन तथा उसकी व्युत्पन्न, कार्बन हो और उसके व्युत्पन्न हो। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या है फॉर्मिकॉम, जो फॉर्मिकॉम है जिसका अनुसूत्र कितना है? C6H5OH, C6H5OH। अब देखिएगा तो में क्या है? कार्बन है, और कौन है? हाइड्रोजन है, और कौन है? ऑक्सीजन है। दिख रहा है? तो इसमें क्या भाई? कार्बन हो ही गया और दो गो व्युत्पन्न हो गया है से क्या? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम आपको बताते हैं कि कार्बनिक यौगिक किसे बोला जाता है? कार्बनिक यौगिक किसे बोला जाता है? तो कार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों से बने हुए यौगिक को क्या बोला जाता है? कार्बनिक यौगिक, है ना। अब कार्बनिक यौगिक में जिसमें कार्बन का होना अति आवश्यक होता है, और कोई तत्व हो या ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लेते हैं कि कार्बन ना हो और हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन जैसे NH3। अब बताइए तो क्या कार्बनिक यौगिक है? नहीं। कार्बनिक यौगिक कहिएगा? नहीं कहिएगा, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के लिए क्या जरूरत होता है? कार्बन, कार्बन के होना अति आवश्यक होता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि वो कार्बन यदि ना रहे ना, कार्बन नहीं रहता है, तो इसको हम लोग कार्बनिक यौगिक नहीं बोलते हैं। अब देखिए कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा प्रभाव है। जैसे जितने भी विटामिन होते हैं, अम्ल होते हैं, अम्ल भी होते हैं, कुछ अम्ल होते हैं जिसमें कार्बनिक यौगिक, जैसे एसिटिकॉम नाम सुने हैं, फॉर्मिकॉम, लेटिकॉम नाम सुने हैं। तो यह सब क्या होता है? वो कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। अब कार्बनिक यौगिक पहले जो प्राचीन काल में, मतलब कुछ समय पहले, जो साधारण एक कुछ शब्द एक दो गिनती में जो कार्बनिक यौगिक था, तो उसको हम लोग किस पद्धति द्वारा नामकरण कर देते थे? और साधारण पद्धति में होता क्या? साधारण पद्धति में क्या होता है? और साधारण पद्धति में ये होता है कि कोई कार्बनिक यौगिक किस चीज से उत्पत्ति उसका हुआ है, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर उसका नाम किया जाता था। जिस चीज के उससे जिसका उत्पत्ति हुआ है उसी के नाम पे उसका नाम पड़ता था। मान लेते हैं सपोज कि कोई पदार्थ को हम इस बॉक्स में से निकालें, ठीक है। एक बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत सारा पदार्थ रखा गया है और इस बॉक्स का नाम ले लेते हैं ए, ठीक है, ABCD। अब मानते हैं सपोज ये बॉक्स का नाम है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर सभी पदार्थ रखा है, कुछ पदार्थ है। अब इसमें से कौन पदार्थ को बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। इसमें से बाहर निकाल के मान लेते हैं एक्स कोई है, तो एक नाम पड़ेगा ना, तो यही से रिलेटेड है जो है ना, एकड़े नाम के आधार पर एकड़ो नाम पड़ेगा। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत कोई नया कार्बनिक यौगिक बनता था, तो उस कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होता था, उसका नामकरण किसके आधार पे होता था जी? उत्पत्ति के स्रोत पे। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पे होता था। मतलब जिस चीज से, सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब जिस चीज से उसकी उत्पत्ति हुई है उसी के आधार पर उसका नाम पड़ता था। माना तो है में से निकल गया, ठीक है, ये बॉक्स में से हेकड़ा के निकाल दिया गया। अब बताइए हेकर नाम कौन के आधार पर पड़ेगा? हेकड़ा नाम पे। हेकर नाम किसके आधार पर पड़ेगा? इसके नाम पर। बात समझ रहे? इसके नाम किसके आधार पर पड़ेगा? इसका। बात समझ में आई? अब क्या हुआ? समय बीतता गया तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या में वृद्धि होती गई दिन प्रतिदिन। पहले गिना था कार्बनिक यौगिक 10, 15, 20 ऐसा ही गिन के रखा गया था। मान लो कौन का अथी में प्रयोगशाला में रख दिया गया, ठीक है, लैब में रख दिया गया, कहता ना, तो 10 को 15 को गिन के रखा गया था। अब उत्पत्ति होता गया, वही में रखा गया। पहले 15 को था, सपोर्ट 15 को था, अब वो में रख दिया गया। 2 और खोज हो गया तो 17 हो गया, 2 और खोज हो गया तो कितना हो गया?
वही 5 हो गए, 5, 10, 15, 20 दिन प्रतिदिन क्या होता गया, उसकी वृद्धि होती गई। और जब वृद्धि होती गई तो उसके नामकरण में क्या हुआ, समस्या उत्पन्न हुआ। और जब नामकरण में समस्या उत्पन्न हुआ तो क्या किया गया, सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक महासम्मेलन किए और उस महासम्मेलन के दौरान एक नया पत्ती का निर्माण किया गया, जिस पत्ती का नाम क्या दिया गया जी, IUPAC पत्ती। अब देखिए IUPAC पत्ती में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस तरह से होता है, जरा हम इस पे केयर किया जाएगा कि वो IUPAC पत्ती में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस तरह से किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण से पहले हम लोग को याद रखना होता है कार्बन की गिनती। क्या जी, किसकी गिनती, कार्बन की गिनती, है ना जी, गिनती। बताओ कार्बन जब एक होता है तो इसको क्या बोला जाता है, मेथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेथ या मीथ, मेथ या मीथ। जब कार्बन 2 हो तो इसको क्या बोला जाता है, C2। क्या बोला जाता है, ईथ। क्या बोला जाता है जी, ईथ। कार्बन जब 3 हो तो क्या बोला जाता है, प्रोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोप। जब कार्बन 4 होता है तो इसे क्या बोला जाता है, ब्यूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, ब्यूट। जब कार्बन 5 हो तो इसको क्या बोला जाता है, पेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेंट। जब कार्बन 6 हो तो इसको क्या बोला जाता है, हेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेक्स बोला जाता है। ठीक है। जब का कितना हो जी, जब 7 होता है कार्बन 7 तो इसको क्या बोला जाता है, हेप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेप्ट। जब कार्बन 8 होता है तो इसे क्या बोला जाता है, क्या, ऑक्ट। क्या जी, ऑक्ट। जब कार्बन 9 हो तो इसे क्या बोला जाता है, नॉन। क्या, नॉन। जब कार्बन 10 हो तो इसे डेक। क्या जी, डेक। जब कार्बन 11 होता है तो इसे ऑन डेक। क्या जी, ऑन डेक। ठीक है, ऑन डेक। जब वो कार्बन 12 होता है इसे डू डेक। क्या, डू, डू डेक, डू डेक। जब कार्बन 13 होता है तो ट्राई। क्या जी, ट्राई, ट्राई डेक, ट्राई डेक। जब कार्बन 14 हो तो इसे टेट्रा। क्या, टेट्रा, टेट्रा डेक। कार्बन 15 हो तो पेंटा, पेंटा डेक। कार्बन 16 हेक्सा, हेक्सा डेक। कार्बन 17 हो तो हेप्टा, 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 हेप्टा डेक। कार्बन 18 हो तो ऑक्टा डेक। क्या जी, ऑक्टा डेक। कार्बन 19 हो तो नोना डेक। कार्बन 20 हो तो कार्बन 20 कॉस। क्या जी, कॉस। ठीक है, कॉस। और जब वो कार्बन 21 हो तो ऑन कॉस, है ना। और जब कार्बन 22 हो तो डू कॉस, है ना जी, डू कॉस। अब देखिए फिर रिपीटेशन होता चलेगा इस यहाँ से। जैसे हम लोग 1 के लिए ऑन लगा देते हैं, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डू लगा देते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए ऑक्टा, है ना, 9 के लिए, 8 के लिए, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए, 10 के लिए। अब देखिए, अब 10 देखिए हमेशा चेंजिंग होता है कहाँ है, 10 के ऊपर। जहाँ भी 10 आ जाएगा ना वहाँ पे चेंजिंग होना संभव हो जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया मेथ 10 पे, यहाँ पे 10 के ऊपर यहाँ थी रूप बदल गया है। क्या हुआ, देखिए 10 के ऊपर, 10 के 10, जैसे जैसे 10 आता है ना तो यहाँ रूप में चेंजिंग हो जाता है। अगर C10 रहता है तो इसको क्या बोल दिया जाता है, डेक बोल दिया जाता है ना। 20 रहता है तो देख रहे हैं ना ये बदलाव आ जा रहा है। अब फिर आएगा बदलाव का, 30 रहेगा तो 40 होगा तो, है ना, ऐसा चेंजिंग होता रहता है।